हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल। मैं फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस चैनल से हूँ और मैं आपको ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट अतीत की झलकियाँ चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए, इसमें हमारे जो पास्ट में 1757 से लेकर 1857 तक जो रिवोल्ट हुआ था वो किन किन कारणों से हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आपको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत दिखाया जाता है। फिर उसके बाद में पार्ट 2 होता है, इसका कंपनी की विजय के बारे में बताते हैं कि कंपनी क्यों जीती। फिर ब्रिटिश का शासन किस तरह का था, यहाँ पर ये बताया जाता है। फिर इसी पिक्चर में हमारे राजा राम मोहन राय आते हैं और वो किस तरह से क्या कारण ढूंढते हैं, ये बताया जाता है। इस तरह से आप अपन देखते देखते असंतोष का कारण क्या था, मैकॉले नाम के व्यक्ति आए, उन्होंने किस तरह की शिक्षा का ये किया। और ये जो 1855 और 57 में आते आते भयंकर विद्रोह हुआ और रिवोल्ट में किस किस ने भाग लिया, ये सब कुछ हम चैप्टर में जानेंगे। पहले हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स की, यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो देखना है वो देखिए आप यहाँ पर, बिफोर यू रीड। इसमें आपको बताया गया है कि जो हियर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस, कुछ चित्र के रूप में दिखाया गया आपको झलकियाँ ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की, फ्रॉम 1757 टू 1857, 1857 से लेकर 1757 से लेकर 1857 तक की जो भी महत्वपूर्ण घटना है उसकी कुछ झलकियाँ चित्र रूप में आपको दिखाई गई है। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, यहाँ पर क्या है, ये पिक्चर्स हैं और स्पीच बबल्स यहाँ पर दिए गए हैं। स्पीच बबल्स का मतलब आप स्टूडेंट्स जो है उक्ति मुखड़े हैं, है ना। विल हेल्प क्लेरिफाई यू अंडरस्टैंडिंग, जो आपको समझने में मदद करेंगे, ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वार, उन परिस्थितियों के बारे में जो घटनाएं हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 में जो हमारा फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था उसकी झलकियाँ ये हमें दे रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर आया है फर्स्ट पार्ट वो है द मार्टिस। द मार्टिस का मतलब हमारे शहीदों के बारे में है यहाँ पर, द मार्टिस। तो यहाँ पर देखिए मार्टिस, द मार्टिस में आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं, है ना। हमारे शीश एट द फंक्शन ऑफ दिल्ली की फंक्शन की तस्वीरें जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, है ना, उस समय ये लता मंगेशकर है हमारी और जिनके द्वारा गाया हुआ गीत है यहाँ पर। ओह ओह माई ओह माई कंट्रीमैन, ओ मेरे देशवासियों, लेट योर आइज, लेट का मतलब दो का सेंस होता है, तो अपनी आंखों में फिल विथ टीयर्स, आंखों में आंसू भर लो यानी कि पानी भर लो, एज यू रिकॉल, कि याद करो तुम, सेक्रीफाइस त्याग को ऑफ इंडियन मार्टिस, है ना। तो जो इंडियन के मार्टियर्स हैं, शहीद हैं, उनकी कुर्बानी को याद करो, ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। ये सब सॉन्ग आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, तो आपको ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है ना आपको, हमारे आज़ादी के बाद की तस्वीर दिखाई जा रही है यहाँ पर। और आप यहाँ पर देखिए ये जो पिक्चर, अब ये देखिए ये सेकंड वाला, सेकंड में हमारे को देखा द कन्क्वेस्ट ऑफ कंपनी, है ना। कंपनीज की कन्क्वेस्ट मतलब कंपनी की जीत किस कारण से हुई थी, 1757 से लेकर 1849 तक। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को इनलार्ज कर लेती हूँ स्टूडेंट। जो आपका पिंक कलर से आ रहा है वो है ब्रिटिश टेरिटरी और इंडियन प्रिंसेस है जो येलो कलर्स में है। यहाँ पर आप देखिए ये वाला, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, देखिए आप, इंडियन प्रिंसेस जो भारतीय जो राजकुमार थे, शासक थे, वर शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है अदूरदर्शी थे, मतलब उनकी सोचने की क्षमता कम थी। क्या कहते थे वो लोग, कैसे करते थे, तो देखो, डेट्स अपसेट राजा वाह, है ना, काल द इंग्लिश मर्चेंट, ये कह रहे कि अप स्टार्ट जो राजा होते हैं, जो शुरुआती नवोदित राजा जिसको बोलते हैं, जो अभी अभी राजा बने हैं, वो कहते हैं अरे जाओ और इंग्लिश मर्चेंट को बुला कर लाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, कि वो उसे हराने में हमारी मदद करेंगे। मतलब यहाँ पर हमारे जो इंडियंस राजा हैं नवोदित, वो आपस में ही लड़ रहे हैं और वो एक दूसरे को हराने में ही जुटे हुए हैं और हराते हुए बात करते हैं कि उसमें हम वो किसकी, अंग्रेज़ों की सहायता लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। द पीपल हैड नो पीस, लोगों के बीच में कोई शांति नहीं है, ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि लगातार जो लड़ाइयाँ हो रही है राजाओं में आपस में, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी मदद, इन लोगों की मदद कर रही है, उससे क्या है, लगातार कॉन्स्टेंट मतलब लगातार फाइट के कारण से लोगों में बिल्कुल भी शांति नहीं, चारों ओर अव्यवस्थाएँ व्याप्त हो रही है। तो इस तरह का यहाँ पर हमारा चल रहा है
अब यहाँ से देखिए आप आगे, जो हमारे द राइवलरीज होते हैं, प्रतिद्वंदी जो होते हैं, हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करते हैं। एंड इट कुड इजीली सबड्यू का मतलब अधीन करना, और आसानी से अधीन किया जा सकता था इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। ये अंग्रेज लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर है ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो मदद कर रही है, और वो कह रहे हैं कि आपस में कि एक दूसरे को इंडियन प्रिंसेस की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अपने अधीन कर सकते हैं। एक राजा की मदद लेके दूसरे राजा को ही हरा रहे हैं। इस तरह से हमारे यहाँ देश में ऐसा चल रहा था। एक जो रूलर है यहाँ पर टीपू सुल्तान की बात आ रही है, जो मैसूर के रूलर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अ फार साइन किंग्स द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, ये टीपू सुल्तान है जो कि बहुत ही बहादुर हैं, बहुत दूर की सोचते हैं पहले से ही, है ना। और फॉर द ब्रिटिश, और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ते हैं टिल द डेथ फाइटिंग, और तब तक लड़ते जब तक, टिल का मतलब तब तक, जब तक होता है डाइट फाइटिंग, जब तक कि वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त नहीं हो गए, तब तक ये टीपू सुल्तान लड़ते रहे। इसी के बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे हैं कि हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कन्क्वेस्ट, ये जो जीत हुई थी टीपू सुल्तान का मरना और अंग्रेजों की विजय होना, इस पर लोगों ने किस तरह का रिएक्ट किया। तो देखो लोग क्या कहते हैं, थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान को, देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, अब तो देश में शांति होगी, नो मोर वार, अब ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी, नो लूटिंग बाई ठग्स, के द्वारा लूट नहीं होगी। अभी कह रहे कि इट्स गॉड, ये तो भगवान ही था, हु सेंड द ब्रिटिश, कि जिन्होंने ब्रिटिश को हमारी मदद के लिए भेजा। देखिए हमारे इंडियंस की ऐसी सोच थी कि हमारे लिए सब कुछ ब्रिटिशर्स हैं, हमारे इंडियंस लोग हमारे ही दुश्मन है, ऐसा लोग सोचते थे। कि टीपू सुल्तान था जो कि देश के लिए लड़ रहा था, तो उसको भी वो इग्नोर कर रहे थे, कह रहे थे मर गया तो अच्छा हुआ, अब कोई बात नहीं, अब आगे अब शांति होगी। आवर डेस्टिनी, हमारी जो डेस्टिनी की इज़ लिंक्ड विद देम, हमारा जो भाग्य है वो तो अंग्रेजों के साथ ही जुड़। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथोन अवर किंग्स, अब लोग कुछ लोग बातें कर रहे हैं, लोग सभी तरह के होते हैं इस दुनिया में, कुछ अच्छा कहने वाले, कुछ बुरा कहने वाले। तो ये कह लिए जो वाइट मैन है यानी कि अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने या तो हमारे राजाओं को मार दिया, और का मतलब या तो, या फिर डिथ्रोन्स मतलब उन्हें अपने पद से, सिंहासन से हटा दिया हमारे राजा को। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं होते, बट आफ्टर ऑल, आखिरकार, बट आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार, दे वर ऑफ दिस लैंड, वो तो इसी भूमि के थे। कुछ लोग इसे रिग्रेट कर रहे हैं कि ये तो बहुत ही गलत हुआ कि हमारे राजाओं को हरा दिया गया या मार दिया गया है, आखिर वो हमारे खुद। अब देखिए यहाँ पर, नाउ वी हैव बिकम स्लेव ऑफ फॉरेनर्स, वी हैव बिकम स्लेव ऑफ फॉरेनर्स, अब हम अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हैं, ऐसा हमारे राजा लोग कह रहे हैं, और वो रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि ये तो बहुत ही गलत हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं नंबर 4 पर। नंबर 3 स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडिया, अपने विचारों को उपदेश देते हैं। कौन? धार्मिक नेता जो होते हैं, लाइक जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत एंड चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के ऊपर। एनी वन हु क्रॉसेज द सी लॉसेज हिज रिलीजियंस, हर कोई जो भी समुद्र पार करेगा वो अपने धार्मिक अधिकारों को खो देगा, लूज कर देगा। ऑल द माइजरी इन द वर्ड्स इज ड्यू टू वुमेंस, संसार में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब किसके कारण है? औरतों के कारण ही है, ऐसा धार्मिक गुरु बोल रहे हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, द ट्रूथ वॉज दैट, सच्चाई तो यह है कि जो इंडियंस है हैड लॉस सेल्फ रेस्पेक्ट। अभी कौन बात कर रहे हैं? पहले धार्मिक गुरुओं की बातें हो रही थी, अब यहाँ पर ये अंग्रेज लोग बोल रहे हैं कि सच्चाई तो ये है कि इंडियन लॉस देयर सेल्फ रेस्पेक्ट, उन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। द ब्रिटिश स्कॉन देम, और उनका तिरस्कार करते, स्कॉन मतलब तिरस्कार करते हैं, कौन? ब्रिटिशर्स। अब ये ब्रिटिशर्स देखो किस तरह से इंडियंस के लिए बोल रहे हैं और किस तरह से इंडियंस उनसे व्यवहार कर रहा है। द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, मतलब जो इंडियंस हैं, वो विश्वास के योग्य नहीं है। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, वो ईमानदारी के लायक नहीं है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस तरह से अंग्रेज़ लोग भारतीयों के लिए कहते हैं। यहाँ पर देखिए इंडियन क्या जवाब देता है। इंडियन बोल रहा है द ट्रू योर ऑनर, आप सही कह रहे हैं श्रीमान जी, आप सही कह रहे हैं श्रीमान जी, आई एम ऑनेस्ट, पर मैं तो ईमानदार हूँ। इस तरह से यहाँ पर ये बोल रहे हैं। अब यहाँ देखिए
बीइंग मर्चेंट, व्यापारी होने के कारण, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, वो जल्दी जल्दी लाभ चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर टू अबेंडन देयर फील्ड्स। अबेंडन का मतलब है त्याग देने के लिए, फोर्स मतलब मजबूर होना पड़ा, है ना। उनके बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ लोग भारतीयों पर, फार्मर्स किसानों पर टैक्स लगा रहे थे, तो उन्हें अपनी ज़मीन को छोड़ना पड़ा। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। यहाँ पर देखो याचना कर रहे हैं इंडियंस, किससे, ब्रिटिशर से कि आपने हमारी सारी फसलों को, तुम्हारे आदमी ले जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, मतलब कर्जे में, तुम अभी भी कर्जे में हो। आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। इस तरह से हमारे इंडियन फार्मर्स को अंग्रेज लोग धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, उनकी ज़मीनें, उनकी फसलें सब छीन रहे हैं। यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं कि द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनको, ब्रिटिशर्स को शांति नहीं मिली। उन्होंने नए नए मेथड्स, तरीके को आविष्कार कर लिया, मतलब खोज निकाले, विच गिव देम मोर प्रॉफिट, जो उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ देते थे। जैसे कि द गुड्स मैन्युफैक्चर, जो वस्तुएं बनती थी इन इंग्लैंड में, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगना चाहिए, आयात शुल्क नहीं लगना चाहिए। वेन ब्रोट इनटू इंडिया, जब ये भारत में लाया जाए। ये अंग्रेज लोग आपस में बात करें। अ गुड आइडिया, बहुत ही अच्छा विचार है श्रीमान जी ये तो। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल्स थे वो क्रिपल कर रहे थे, किसको, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, किसको, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल पंगु अपंग बना रहे थे। सब कुछ तो छीन ही रहे थे वो लोग। यहाँ पर फिर देखो इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में हो रहा है, इनएविटेबली फेमिनाइंस फॉलोड, एक अवश्यंभावी अकाल आया बिटवीन 1822 को एंड 1836 को। अचानक से अकाल पड़ा, और 1822 और 36 तक, है ना, इसके बीच में 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, और 15 लाख किसान, अप्रोक्सीमेट है ये, लगभग स्टारवेशन, भूखमरी के कारण मर गए, भूख से। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइन द एक्सपर्ट्स, आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हमारे आर्टिशियंस बर्बाद हुए थे, किस तरह से बिजनेस को उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने ख़त्म कर दिया था। तो ये सब कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ें। द ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी, उन्होंने हमारे जो विशेषज्ञ थे, कलाकार थे, उनके बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। इस तरह से हमने थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया, और हम चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की ओर से। राम मोहन रॉय, जो कि 1772 से लेकर 1833 तक इनका पिक्चराइजेशन में दिखाया गया है। सेव तो कर देते। सेव होगी ना। राजा राम मोहन राय, है ना, एक विद्वान हैं, फ्रॉम बंगाल से हैं। कहाँ से, बंगाल से है, आपको याद रखना। अंडरस्टूड, समझ चुके थे, व्हाट वाज द रॉन्ग विद द कंपनी, लेट अस नोट डिस्पाइट, हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अवर सेल्फ, अपनों की, अवर एंशियंट कल्चर्स की, हमारी पुरानी सभ्यताओं की, जो बहुत ग्रेट है, एंड वी आर कैपेबल टू ग्रेट अचीवमेंट, और हम अपनी महान उपलब्धियों को हम प्राप्त करने में समर्थ हैं। सुपरस्टिशंस, मतलब जो अंधविश्वास है, हैव बीन रूइनस, उसने हमें बर्बाद कर दिया है, ऐसा राजा राम मोहन राय कहते हैं। कि वो समझ रहे हैं और वो लोगों से बात कर रहे हैं कि हमारी सभ्यता, संस्कृति कोई ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत उपलब्धियाँ हैं इसमें, हम तो सिर्फ अपनों की ही उपेक्षा कर रहे हैं, इसीलिए हम पिछड़ रहे हैं। ये टोल्ड हिज वाइफ उमा, वो अपनी पत्नी उमा को बताते हैं। काउ आर सो डिफरेंट, काउ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें अलग अलग कलर की हो सकती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क, पर उनके दूध का जो कलर है, इज़ द सेम, वो बिल्कुल सेम, एक जैसा है, दूध का रंग एक है। डिफरेंट टीचर्स, अलग अलग जो विद्वान होते हैं, हैव डिफरेंट ओपिनियंस, उनके अलग अलग विचार हो सकते हैं धर्मगुरुओं के, बट द सेंस ऑफ एवरी रिलीजियंस, पर सभी धर्मों का जो सार है, इज़ द सेम, वो बिल्कुल एक जैसा है। ऐसा हमारे राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्नी को, ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो किससे अट्रैक्ट थे, वह आकर्षित थे साइंस, विज्ञान से, और मॉडर्न, आधुनिक नॉलेज से, वह बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान से, आधुनिक ज्ञान की ओर बिल्कुल आकर्षित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल और साइंटिफिक, वो लोगों को बता रहे हैं कि जो नॉलेज, जो ज्ञान होता है, वो प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और साइंटिफिक, वैज्ञानिक होना चाहिए। ही क्रॉस द सी, उन्होंने समुद्र पार वो गए, एंड वेंट टू द इंग्लैंड, और वेंट टू इंग्लैंड गए, टू सी, देखने के लिए कि वॉट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, ऐसी क्या चीज़ है जिसने ब्रिटिश को पावरफुल बना दिया है।
दे हैड टोल्ड देम, और उन्होंने उन्हें बताया, किसको, ब्रिटिशर्स को बताया, वहाँ के जो राजा थे उन्हें बताया कि वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, कि हमने आपको अपने शासक के रूप में स्वीकार किया है, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस, और आपको भी हमें स्वीकार करना चाहिए एज सब्जेक्ट, अपनी प्रजा के रूप में, बट यू मस्ट रिमेंबर, पर आपको याद रखना चाहिए, द रेस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर, जो एक शासक होता है उसकी जो जिम्मेदारियाँ होती है, ओज टू हिज सब्जेक्ट, जो उसकी प्रजा के प्रति उसकी जिम्मेदारियां होती है, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब हमने आपको प्रजा के रूप अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार कर लिया है, आपको राजा मान लिया, तो आपको भी हमारा ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से राजा राम मोहन राय हमें सिखाते हैं। वहाँ जाकर वो बात करते हैं अंग्रेज़ों से, वहाँ के जो उस समय के राजा थे उनसे बात करते हैं। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, यहाँ पर देखिए, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। उन्होंने एक पेपर भी, उन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस, जो ब्रिटिश थे वो लगातार, ऑप्रेस मतलब दमन करना, भारतीयों का दमन कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। इन 1818 में दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, और उन्होंने तृतीय अधिनियम पारित किया, अंडर इट, इसके तहत, अंडर इट का मतलब इसके तहत, एन इंडियंस कुड बी जेल्ड, उसे भेजा जा सकता था जेल में, विदाउट ट्रायल इन कोर्ट, बिना कोर्ट में केस चलाए ही किसी भी भारतीय को उठाकर जेल में डाला जा सकता था। ऐसा ऑपरेशन उन्होंने, ऐसे दमनकारी नीतियाँ उन्होंने बनानी शुरू कर दी, जो कि रेगुलेशन एक तृतीय था, ये याद रखना है आपको। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया, पूरे समय, जितने भी समय ब्रिटिश रहे ऑफिसर्स भारत में, ड्रू बिग सैलरी, बहुत लंबी बड़ा वेतन लेते थे, है ना, ड्रू मतलब खींचना, मतलब लेना है यहाँ पर, एंड आल्सो मेड फॉर्चून, और अपना भाग्य बना रहे थे इन प्राइवेट बिजनेस में भी, यानी कि प्राइवेट बिजनेस भी चला रहे थे और इस इंडिया कंपनी से बहुत बड़ी सैलरी भी ले रहे थे। इस तरह से बहुत ज़्यादा हमारा ऑपरेशन हो रहा था इंडियंस का, और हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे। बाय द 1829 तक ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स, 1819 में ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, लगभग 7 करोड़ तक की सामान वो इंडियन में एक्सपोर्ट कर चुके थे, मतलब भारत में मंगवा चुके थे और उसे बेच चुके थे। इतना बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने ही बने हुए माल को लाकर इंडिया में सेल कर रहे थे और ऊंची कीमत पर भारतीयों से वसूल कर रहे थे। इधर देखिए यहाँ पर, द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries became to die। यहाँ इधर जिस तरह से एक्सपोर्ट हो रहा था माल, हमारे यहाँ आ रहा था, ऊंची कीमत पर बेच रहे थे, उससे तो जो यहाँ पर ब्रिटिश थे वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हो रहे थे और कंपनी लूटती जा रही थी, और इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी वो रूइन हो रही थी, बर्बाद हो रही थी, बिगेन टू डाई, और वो लगभग ख़त्म होने की कगार पर थी। गवर्नर जनरल बेंटिक्स रिपोर्टेड बैक होम, रिपोर्टेड मतलब यहाँ लिखा था, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा, है ना, ये गवर्नर जनरल जिसका नाम बेंटिक है, उन्होंने वापस अपने होम यानी कि ब्रिटिश में लिखा, इंग्लैंड में, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, जो हड्डियाँ हैं कॉटन बुनकरों की, कपास की बुनकर की, आर ब्लीचिंग द प्लांट्स ऑफ इंडिया, है ना, द प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये भारतीय क्षेत्रों को ब्लीचिंग मतलब सींच रही है, मतलब हमें समृद्ध करते जा रहे हैं, कॉटन उद्योग बहुत अच्छा चल रहा है, बट इन लोगों ने क्या किया, हमें पूरी तरह से दबाते जा रहे हैं, हमारे किसानों को पैसा नहीं दे रहे हैं ना के बराबर, और उनका अवशोषण करते रह रहे हैं। इस तरह से हम स्टूडेंट, अब देखिए हम 6 पार्ट पर हैं। डिससेटिस्फेक्शन असंतोष है। 1857 में 1835 टू 56 की बात चल रही है यहाँ पर देखो, ये अंग्रेज ऑफिसर से आपस में बात कर रहे हैं। एजुकेशन ऑफ इंडिया वॉज इन पारसियन एंड संस्कृत, भारत में उस समय 1835 और 56 के बीच की बात कर रहे हैं। 1835 तक भारत में पारसी लैंग्वेज और संस्कृत ही पढ़ाई जाती थी। इन अ इंग्लिश मैन नेम्ड, एक इंग्लिश व्यक्ति था जिसका नाम था मैकोले, ईयर हमारे मैकोले जी, सजेस्ट अ चेंज, उन्होंने एक परिवर्तन का सुझाव दिया अपने ऑफिसर्स को। वी शुड टीच द नेटिव, हमें तो पढ़ाना चाहिए, शुड चाहिए, टीच नेटिव, मूल निवासियों को, यहाँ के लोगों को पढ़ाना चाहिए, थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, किससे, इंग्लिश लैंग्वेज में उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। यहाँ से ऑफिसर बोल रहा है आई एग्री, मैं भी इस चीज़ के लिए सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन, अब हमारे इंडियंस देखो आपस में बातें कर रही हैं। यहाँ तो आपने जो देखा ये कौन थे, ब्रिटिशर्स थे जो आपस में बात कर रहे थे ऑफिसर्स। अब हमारे इंडियंस आपस में बात कर रहे हैं, देखिए।
इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क, जो इंग्लिश एजुकेशन थी प्रोड्यूस, उसने लिपिक वर्क को तैयार किया, यानी कि बाबू क्लर्क वगैरह को तैयार किया। टू होम द ब्रिटिश गेव पैटी, जिनको पैटी यानी कि बहुत ही कम कीमत देते थे जॉब को, अंडर देम उनके नीचे अधीनस्थ बहुत छोटे छोटे काम करवाने को देते थे। इंसिडेंटली डेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ये संयोग ही था, इंसिडेंटली मतलब संयोगवश। इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन, इसने क्या किया, एक नई जनरेशन पैदा कर दी बुद्धिजीवियों की। इंटेलेक्चुअल्स मतलब बुद्धिजीवी, मतलब पढ़े लिखे इंसानों की एक जनरेशन हमारे यहाँ तैयार होने लगी जो इंग्लिश सीख कर वहाँ काम करती थी वो। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हाँ ये आपस में बात कर रहे हैं इंडियंस कि हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उसको भौतिक परिस्थितियाँ हैं, स्थिति है उनके, उसके रख रखाव को भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर देट, इसके लिए वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवियंसेस, हमें कन्वे मतलब भेजना देना चाहिए अपने, है ना, भेजना चाहिए अवर ग्रीवियंसेस, हमारी शिकायतों को। ग्रीवियंसेस शिकायतें, टू किसको भेजना चाहिए, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश संसद को हमें अपनी जो भी शिकायतें वो भेजना चाहिए, क्योंकि हमारी भौतिक सुख सुविधाएं भी हमारे ब्रदर्स की ठीक होनी चाहिए। द स्पार्क, जो स्पार्क, अब चिंगारी फूट रही है देखो। 1855 और 57 हमने देख लिया, हमारे हमारे देश के लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, न्यूज़पेपर पे बैन कर दिया गया है, अंग्रेजी शिक्षा आ चुकी है देश में, लोग क्लर्क बन रहे हैं, सेना में हमारे जवान भर्ती हो रहे हैं, हमारे लोग भर्ती हो रहे हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है आगे। द टैक्स, जो टैक्स है रूइंड, कंटिन्यू टू रूइन द पीसेंट्स, जो लगातार टैक्स लग रहे थे उन्होंने हमारे किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, रूइन बर्बाद कर दिया। पीजेंट किसान इन बंगाल, कहाँ की बात कर रहे हैं, बंगाल की कर रहे हैं। द संताल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड, जो संताल लोग थे उन्होंने भी अपनी ज़मीनों को खो दिया था अंडर द न्यू लैंड रूल्स, जो नया अधिनियम आया था उसके तहत। बिकेम डेस्परेट, वो निराश हो चुके थे। इन 1855 में दे रोज इन रिबेलियंस, और उन्होंने एक विद्रोह, असंतोष बढ़ रहा था, रोज़ मतलब उठना बढ़ना। तो यहाँ पर एंड मैसेकड्स, मैसेकड्स मतलब कत्ल कर दिया गया था यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। इतना असंतोष हो रहा था कि यहाँ पर जो हमारे लोग, जो इंडियंस थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया और यूरोपियन लोगों का कत्लेआम कर दिया, और उनके समर्थकों का भी उन्होंने यही हाल किया। इस तरह से देख रहे हो ना आप, पिक्चर्स में लड़ाई हो रही है, ये सब कुछ असंतोष का ही परिणाम था। इतना ज़्यादा हम इंडियंस में, क्योंकि टैक्स ने हमें रुइन कर दिया था, हमारे भारतीयों पर बहुत बुरा लोगों पर असर हो रहा था, उनकी ज़मीनें ख़त्म कर दी थी, उनके जॉब को तक अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया था। इस सबसे हमारे भारतीयों में असंतोष हो गया और उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। इस तरह से विद्रोह की चिंगारी फूट रही थी। आगे देखते हैं हम। डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, और ये जो असंतोष था ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी बढ़ रहा था।
ब्रूइंग का मतलब बढ़ना, संतोष बढ़ रहा था, पैदा हो रहा था। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, जो वाइट सोल्जर्स गोरे लोग थे जो सेना में थे, वो उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा वेतन दिया जा रहा था। मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट, और है ना उन्हें बहुत बड़े, मेंशंस का मतलब तो बड़े बड़े भवन दिए जाते, टू लिव रहने के लिए, और सर्वेंट्स, और उन्हें नौकर चाकर भी दिए जा रहे थे। जबकि इधर क्या हो रहा था, वाहिल वी गेट, मतलब इंडियंस आपस में बात करें कि हमें मिल रहा है पीटीएंस एंड स्लो प्रमोशन, हमारी पदोन्नति भी बहुत कम हो रही है, और हमें जो वेतन भत्ते जो मिल रहे हैं वो भी बहुत कम ही मिल रहे हैं। द द अंग्रेज आस्क अस, अंग्रेज हमसे पूछते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, अस टू क्रॉस द सी, कि तुम समुद्र पार जाओ, विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन्स, जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध है। हु इज़ द टोपी वाला, ये टोपी वाला कौन होता है, टू अबोलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स, जो हमारे पुरानी परंपराएं हैं उनको अबोलिश ख़त्म करने वाला ये टोपी वाला कौन होता है, मतलब ये कौन कहता है, क्यों कहता है कि हम इसके पार जाएं, जबकि हमें वेतन भी कम मिल रहा है, हमारे जॉब्स भी, हमारी पदोन्नति भी कम हो रही है, और ये इस तरह से हमें क्यों हमेशा आदेश देता रहता है। तो हमारे इंडियन सोल्जर्स आपस में कह रहे, वी मस्ट ड्राइव आउट, हमें खदेड़ देना चाहिए द अंग्रेज़ को, इन अंग्रेज़ों को हमारे देश से हमें बाहर निकाल देना चाहिए। द थाउजेंड ऑफ द सिपाहीज, है ना, इसको सेपोई पढ़ा जाता है, बट सिपाही हम पढ़ लेते हैं, बट सेपोई, जो बहुत सारे सिपाही थे हमारे, रिवोल्टेड, इन्होंने विद्रोह किया, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। यहाँ देखिए स्टूडेंट, सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजेसेंट एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड। जो सिपाही मंगल पांडे, ये दिख रहा है ना हमें, मंगल पांडे हैं, इन्होंने अटैक किया था, किस पर अटैक किया था, अपने एडजुटेंट पर, यानी कि सिपाही मंगल पांडे ने अपने एडजुटेंट यानी कि अधिकारी पर आक्रमण किया था, ऑफ हिस रेजिमेंट पर, एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, और उन्हें अभियोजित किया गया था, मतलब उनको फांसी दे दी गई थी। यहाँ एग्जीक्यूटेड का मतलब फांसी देना से है, तो उन्हें फांसी भी दे दी गई। देखिए मंगल पांडे ने विद्रोह किया और अपने रेजिमेंट पर उन्होंने आक्रमण किया और उन्हें फांसी दे दी गई। इधर यहाँ पर जो और लोग थे हमारे सेना के अधिकारी इंडियंस, थाउजेंड ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, देवर स्ट्रिप्ड ऑफ, स्ट्रिप्ड उतार दी गई थी, उनकी यूनिफॉर्म्स को, उनकी वर्दियों को उतार दिया गया था। और इस तरह से यहाँ से देखिए फिर आगे से, हुमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, हुमिलिएटेड उनका अपमान किया गया था, एंड पुट इन आयरन्स, और उन पर बेड़ियाँ डाल दी गई थी, यानी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फ्यू इंग्लिशमैन cared to understand Indians' custom or the people's minds. कुछ ही अंग्रेज लोग थे जो कि भारतीयों का दिमाग पढ़ पा रहे थे, उनकी प्रथाओं का, उनके विचारों का सम्मान कर रहे थे। ओह प्राउड ब्राह्मीण सोल्जर्स, डू यू नो, आप जानते हो, दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट, जिसे आपको काटना पड़ रहा है, इज़ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। क्या तुम जानते हो पूर्व ब्राह्मण कि जिस कारतूस को आप काट रहे हो, है ना, उसकी ग्रीस हटा रहे हो, काऊ और पिग के मांस से बनी हुई है, फैट्स मतलब उनकी चर्बी से बनी हुई है। तो यहाँ पर हमारे ब्राह्मण जो सोल्जर्स है वो कहते हैं, व्हाट, क्या, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, ओहो इन गोरे लोगों ने हमें धोखा दिया है, ऐसा ही लोग बोल रहे। सम चपातीज वर सेंड फ्रॉम विलेज टू विलेज, कुछ रोटियां एक गांव से दूसरे गांव पर में भेजी गई, टू टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए, डेट देयर एम्परर्स वुड वांट देयर सर्विसेज, कि जो उनके राजा है वो उनकी सेवाएं चाहते हैं। यहाँ पर आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर कुछ नहीं, जब कारतूस की बात पता लगी तो लोगों ने ना रोटियाँ क्यों भेजी, उस पर मैसेज लिख कर भेजा, रोटियों के अंदर उन्होंने मैसेज रखा और उसमें बताया कि हमारे राजा को हमारी ज़रूरत है, वो हमारी सेवाएं चाहते, अब तुम अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती होने के बजाय हमारे भारतीय सेना में भर्ती हो। तो यहाँ पर बात चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं, यस, हाँ, यस, ऑल माई विलेज मेंस विल बी रेडी, मेरे गांव के सब लोग तैयार हैं। ये जो वहाँ के ज़मींदार होते हैं ना, तो उनको सूचना दी जाती थी, फिर वो अपने लोगों को तैयार करते थे। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स, और इसी तरह से लोटस फ्लावर भेजा जा रहा था, कमल का पुष्प, सर्कुलेट अमंग इंडियन सोल्जर्स, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा था हमारे
भारतीयों के बीच में जो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, सर्कुलेटेड मतलब यहाँ बांटे गए थे, भेजे गए थे। और क्या कहा था, डेथ टू द फॉरेनर्स, किसके लिए, विदेशियों की मृत्यु, और विदेशियों को मृत्यु देनी है, ये संदेश वो बता रहे थे। इस तरह से द मैसेज गेव ऑल हेल्प, सॉरी एक मिनट, द मासेस का मतलब जनसाधारण है ना, गेव ऑल हेल्प, उन्होंने भी अपनी मदद दी, एंड शेल्टर शरण दी, टू द पेट्रियोट्स का मतलब देशभक्तों को उन्होंने भी अपनी सहायता दी। मतलब अब हमारे देश की आम जनता भी हमारे सोल्जर्स की मदद कर रही थी, और वो भी उनके लिए जितना उनसे बन पड़ रहा था वो कर रहे थे। वो भी चाहते थे कि हम अंग्रेजों के अधीन से छूट जाएं, हम गुलाम नहीं रहें, ईस्ट इंडिया कंपनी अब हम पर कोई दबाव न बनाए। इस तरह से यहाँ से हमारा रिवोल्ट का मतलब है यहाँ पर विद्रोह, कब, 1857 1857 में। देन देयर वॉज अ वॉयलेंट आउटब्रेक एट मीरुत, सबसे पहले यहाँ पर जो मीरुत है उसमें सबसे पहले, जिसको मेरठ हिंदी में हम पढ़ते हैं बट इंग्लिश में मीरुत में, सबसे पहले जो यहाँ पर ये जो रिवोल्ट का सीन दिखाई दे रहा है ये मीरुत मेरठ का है। यहाँ पर हिंसा भड़क उठी थी। 10 सिपाही यानी कि सिपाही मार्च टू दिल्ली, मार्च का मतलब जाना है ना, तो वो कहाँ चले गए थे, टू दिल्ली, दिल्ली चले गए थे। यहाँ पर हमारे बहादुर शाह जफर हैं। लॉन्ग लीव अवर एम्परर, हमारे बादशाह अमर रहे, बहादुर शाह से कह रहे हैं जफर के लिए, वहाँ पर पहुँच गए और उनसे कह रहे कि वो अमर रहें। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर्स, जो ये विद्रोह था वो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा था, विद्रोह दूर दूर तक फैल रहा था। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर का मतलब है जख्मी होना है ना, घायल होना, नाराज़ होना। तो यहाँ पर जो हमारे बहुत सारे लैंडलॉर्ड थे वो अपनी ज़मीन खो चुके थे और ब्रिटिश नीतियों के कारण वो बहुत ही नाराज़ थे। द वाइट मैन रूल्स मस्ट एंड, जो गोरे लोगों का शासन है वो अवश्य ही अंत होना चाहिए था। ये लोग हमारे इंडियंस बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। यस, हाँ, वी विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे, सोल्जर्स बोल रहे हैं राजाओं से, सामंतों से कि हम आपकी मदद करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है हमारा 9 नंबर पे, यहाँ पर द फाइट फॉर फ्रीडम्स, अब लड़ाई हो रही किसके लिए, आज़ादी के लिए। कहाँ पर कैसे लड़ाई हो रही, 1857 का दृश्य, ये पिक्चर वहाँ की शो की हुई है। मैनी फॉरेनर्स, मैनी फॉर्मर्स रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर्स, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। यहाँ पर बेगम हजरत महल के बारे में बताया गया है। ये कह रही कि हमारे जो मैनी फॉर्मर रूलर्स, जो पहले वाले रूलर्स थे, शासक थे, वो क्या बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं पुरुष शासक। इसमें हम बेगम हजरत महल के बारे में, बेगम हजरत महल है हमारी, बेगम हजरत महल के बारे में बात हो रही है। बेगम हजरत महल कह रही है कि लखनऊ जो है ना वो उसमें भी बहुत कड़वाहट है ना, हजरत महल के मन में अंग्रेजों को लेकर। बीटर मतलब उसके मन में कड़वाहट है, किसके, बेगम हजरत में। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, कि जो ये अंग्रेज लोग इसने मेरे राज्य को छीन लिया है, तो इसे भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और ये बोल रही है। और अब आगे देखिए दूसरी पिक्चर्स किसको शो कर रही है, पॉपुलर लीडर्स लाइक द मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल्स, जो महत्वपूर्ण लीडर थे फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला जैसे लोकप्रिय नेता थे, इन्होंने भी कहा, राइज, उठो मेरे भाइयों, उठो ब्रदर्स, राइज, द अंग्रेज इज़ रूइनिंग आवर लैंड, ये हमारी ज़मीनों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी भूमि को बर्बाद कर रहे हैं, जागो, सब अपने देश के किसानों को, लोगों को जगा रहे हैं। दे जॉइन द अपसर्स अगेंस्ट द फॉरेनर्स, बेगम हजरत महल के बारे में है। बेगम हजरत महल कह रही कि इन्होंने हमारी सब कुछ ज़मीनों को छीन लिया है, वे विद्रोहियों के विरुद्ध लहर में शामिल हो गए। देश जॉइन कौन, हजरत महल के बारे में ये रह गया था, मैं बाद में पढ़ती उसको। कह रहे कि इन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उस लहर में ये लोग भी शामिल हो गए थे। अपसर्ज का मतलब है यहाँ पर शामिल, ज्वाइन मतलब शामिल हो गए थे, है ना। और ये विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध है, और ये लहर, अपसर्ज मतलब लहर है। द पीपुल रोज एवरीवेयर, हर जगह लोग जाग चुके थे, उठ चुके थे, खड़े हुए थे। कहाँ पर, इन बरेली कानपुर में, बरेली कानपुर की बात चल रही है यहाँ पर।
एंड द अहमदाबाद। कहाँ पर? अहमदाबाद, इलाहाबाद इसको अम्मा भी कहते हैं। इलाहाबाद और कानपुर में भी विद्रोह की ज्वालाएं भड़क उठी थी। इसके बाद में है अजीमुल्ला खान टोल्ड। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे को बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब, हमारे पास नाना साहब को होना चाहिए, है ना। वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर्स इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपस में बात करें कि जो हमारे ये नाना साहब है हमारे, है ना, ये कह रहे हैं अजीमुल्ला खान है जो कह रहे हैं, तात्या टोपे हैं ये जो उन्हें बता रहे हैं कि हमारा जो इस स्वतंत्रता संग्राम का जो लीडर होगा वो कौन होना चाहिए? पेशवा नाना साहब को हमें अपना लीडर बना लेना चाहिए। इधर यहाँ पर जो है 18 ईयर्स ओल्ड कुंवर साहब कौन है? कुंवर सिंह और बिहार के राजा हैं कुंवर सिंह। रिसीव्ड अ बुलेट, इनके हाथ में एक गोली लग चुकी है युद्ध के दौरान पर, और ये अपनी मदर गंगा से कह रहे हैं, गंगा नदी है, दिस इज़ लास्ट ऑफरिंग टू यू, आपको मेरी लास्ट ऑफरिंग है। वो अपना हाथ काट देते हैं और वो वहाँ पर ही ख़त्म हो जाते हैं उन्हें गोली लगने से। इस तरह से यहाँ तक हमारा हुआ गया। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें रह जाती है स्टूडेंट्स ये ऊपर नीचे करने में, तो आप इसको कुछ गलत ना लें। तो द पैट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पिस्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। The patriots pounced upon the British and fought this battle of all over India. पाउंस्ड मतलब हमला करना, पाउंस्ड मतलब हमला कर दिया है। तो जो हमारे पेट्रियोट्स थे, देशभक्त थे, उन्होंने हमला कर दिया अपॉन द ब्रिटिश पर, फोर्ट इस बैटल में लड़े ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तर भारत में एकजुट होकर इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। और यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स हमें दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर किस तरह से किस किस जगह पर किस किस नेताओं ने कहाँ कहाँ किस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की, ये एस.डी. सावंत के द्वारा लिया गया है। अवर फ्रीडम मूवमेंट का है, एस.डी. सावंत ने इसको लिखा है, मतलब बनाया है। और इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो बहुत बार बार इसको रिकेप करके पढ़िए। इस तरह की इस चीज़ों को देखना और इसको पढ़ाना, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग बहुत बारीक है और इसको इनलार्ज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसको तो थोड़ा कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, तो इतना सा तो आप लोग भी समझते हैं, आप कोऑपरेट करेंगे। आई होप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।